आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जहां अपराधियों का तांडव जारी है। रामकृष्ण नगर में 2 लोगों को गोली अपराधियों ने मारी है, जिसमें एक युवक है और एक महिला है जिन्हें अपराधियों ने निशाना बनाया। और बताया जा रहा है कि ये बाइक सवार अपराधी थे जिन्होंने गोली दागी है, घटना को अंजाम दिया है। और फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। और पटना एसएसपी उस वक्त इस समय घटना हो रही थी, क्राइम मीटिंग कर रहे थे। रामकृष्ण नगर के थानेदार मीटिंग में मौजूद थे। फोन करने पर थानेदार ने फोन काट दिया, कहा कि क्राइम कंट्रोल को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो राजधानी पटना में दिल दहलाने वाली घटना हुई। सरेआम एक युवक और एक महिला को अपराधियों ने निशाना बनाया। इसकी वजह क्या थी, ये टटोलने की कोशिश, पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि इस घटना के बाद से लोगों में डर का माहौल है। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के जो लोग हैं उनमें डर का माहौल है कि कभी भी किसी को गोली कोई भी मार सकता है। अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। तो पुलिस क्या कर रही है, यही सवाल लेकर जब फोन किया गया थाना अध्यक्ष को तो उन्होंने कहा कि क्राइम कंट्रोल की मीटिंग चल रही थी, एसएसपी उस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे और इधर अपराधी तांडव मचा रहे थे। तो राजधानी पटना से एक बड़ी खबर, जहां रामकृष्ण नगर में 2 लोगों को अपराधियों ने निशाना बनाया है। इसके पीछे क्या कारण थे, क्या वजह थी, इस बात का पता पुलिस लगाने में जुटी हुई है। यहाँ पर देखिए कि इसी तरह के अभी तो नाम पता कंफर्म नहीं हुआ है। वो गोली चलाते हुए इधर से जा रहा था, उसी क्रम में अभय को गोली। कौन सा जगह है सर? ये ज्योतिष ढेलवा ज्योतिष। क्या अपराधी की पहचान हो चुकी है, कौन लोग हैं? अच्छा, ठीक है। कितने लोग को गोली लगी थी? सूचना के अनुसार तो 2 को है। इधर दानापुर में दिल्ली साइबर सेल की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। रूपसपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 16 अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह गैंग पूरे देश में फैला हुआ है, जो पटना के रूपसपुर के मेरिडियन ग्रीन अपार्टमेंट से ऑफिस बनाकर साइबर क्राइम को अंजाम देता था। इसके लिए गैंग ओला का नकली वेबसाइट बनाकर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी बेचने के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहा था। और इस तरह यह गैंग बेंगलुरु, दिल्ली, गुड़गांव और बिहार समेत कई राज्यों के लोगों को ठग रहा था। यह गिरोह 1,40,000 की स्कूटी को 70,000 में सेटलमेंट कर बेचने का लालच देता था और उनसे पैसे ठग लेता था। 1 नवंबर को दिल्ली के साइबर क्राइम की पुलिस के पास यह मामला सामने आया और इसके बाद यह कार्रवाई हुई। गिरफ्तार लोगों में तेलंगाना के 2 और बिहार के 14 लोग हैं। कुढ़नी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में महागठबंधन की तरफ से जेडीयू के मनोज कुशवाहा उम्मीदवार होंगे। मनोज कुशवाहा के नाम का ऐलान करते हुए महागठबंधन के नेताओं ने जीत का दावा किया। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि उम्मीदवार जो भी, बीजेपी की जीत होगी। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने यह निर्णय लिया है कि मनोज कुशवाहा वो जनता दल यू के उम्मीदवार होंगे। जेडीयू नेता मनोज कुशवाहा कुढ़नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। मनोज कुशवाहा की उम्मीदवारी का ऐलान महागठबंधन के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, साथ में जीत का दावा भी। मुकाबला कहीं है नहीं। 75% वोट पर महागठबंधन है और 25% वोट पर वो है, तो कहाँ गए मुकाबला है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि जेडीयू के आग्रह पर आरजेडी ने अपनी सीट जेडीयू के लिए छोड़ दी। बता दें कि 2020 में कुढ़नी से आरजेडी उम्मीदवार अनिल सहनी विधायक बने थे, लेकिन एलटीसी घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद उनकी सदस्यता चली गई थी, जिसकी वजह से कुढ़नी में उपचुनाव हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह निर्णय लिया और उन्होंने जो गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की है, उस बातचीत के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार यह निर्णय लिया कि इस उपचुनाव में उस सीट पर जदयू के उम्मीदवार हों। आइए जान लेते हैं कि कौन है कुढ़नी से महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा। कुढ़नी से 3 बार एमएलए रहे हैं मनोज कुशवाहा। पहली बार जेल में रहते फरवरी 2005 में जेडीयू से जीते। नवंबर 2005 में फिर से कुढ़नी से चुनाव जीते। 2010 में जीत के बाद नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने। 2015 में मनोज कुशवाहा को बीजेपी के केदार गुप्ता ने हरा दिया था।
2020 के चुनाव में जेडीयू ने मनोज गुप्ता को मीनापुर भेजा था। मनोज कुशवाहा ने मीनापुर का टिकट लौटा दिया था। महागठबंधन की तरफ से जेडीयू के मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा, कोई भी उम्मीदवार हो, जीत बीजेपी की ही होगी। देखिए, कुर्री में जो सीट है वो जदयू के खाते चली गई है। राजद ने दावा कर दिया कि जीत होगी। अब जिसके भी खाते में जाए उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी के खाते में यदि गई तो और अच्छा है कि नीतीश कुमार तो अप्रासंगिक है, उनके पास कोई वोट। जेडीयू के मनोज कुशवाहा महागठबंधन के उम्मीदवार तो बन गए हैं, लेकिन उनकी राह उतनी आसान नहीं दिख रही, क्योंकि वीआईपी के मुकेश सहनी ने और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी कुढ़नी से उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार की सियासत में आरजेडी की परेशानी क्या ओवैसी की पार्टी से है? अगर नहीं है तो गोपालगंज उपचुनाव के बाद एआईएमआईएम की तैयारी कुढ़नी विधानसभा सीट पर भी लड़ने की चल रही है। ऐसे में आरजेडी की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि फिक्र पार्टी के कोर वोट बैंक को लेकर है। फिक्र जनाधार में सेंधमारी की है। रिपोर्ट के जरिए समझिए कि क्या है सियासी टशन। गोपालगंज में आरजेडी की हार का सबसे बड़ा कारण बनने के बाद अब ओवैसी तेजस्वी की पार्टी आरजेडी के लिए टेंशन बन गए। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में भी अपना उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान कर दिया है, जिससे तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये अचानक हुआ है ऐसा भी नहीं है। इसके पीछे आरजेडी से एआईएमआईएम को मिलने वाला वो झटका है जो आरजेडी ने उसे दिया था। आरजेडी ने एआईएमआईएम के 5 विधायकों में से 4 को तोड़कर अपने पाले में कर लिया था, जिसके बाद राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में एआईएमआईएम ने इसकी झलक दिखा भी दी। मैदान में ओवैसी के उतरने से पहले महागठबंधन को क्यों टेंशन है, इसे समझने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि गोपालगंज विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी को 41.5% वोट मिले। एआईएमआईएम के अब्दुल सलाम को 7.25% वोट मिले, जबकि गोपालगंज उपचुनाव में आरजेडी की हार महज 1.07% वोटों से हुई। ऐसा नहीं है कि एआईएमआईएम ने सिर्फ विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में ही आरजेडी की टेंशन बढ़ाई हो, बल्कि ओवैसी की पार्टी छात्र संगठन के चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतार रही है, जिसे लेकर आरजेडी टेंशन में है। जितने लोगों ने हमारा एप्लीकेशन डाला है उनकी जमीनी सतह की सर्वे कर ली जाए और उसी के समीक्षा के उपरांत भी 1-2 दिन में कुढ़नी के ताल्लुक से पार्टी कोई फैसला सुनाए। पूर्व के चुनाव में 20 चुनाव हुआ था, उसमें महागठबंधन कितने वोटों से हारी थी, और आज जब उपचुनाव हुआ हम लोगों ने कितना मेकअप किया, महज हमको लगता है 1700 वोटों से हारे हम। लेकिन एमआईएम ने 12,000 वोट काट लिया सर, आपको नहीं लगता है कि ये खतरनाक संकेत है आने वाला समय में आप लोग के लिए? ये तो हम लोगों से अपील करेंगे, आम लोगों को समझने की जरूरत है। हमको किसको वोट देने से कौन मजबूत हो रहा है, यह मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में लोग समझेंगे। एआईएमआईएम की बढ़ती ताकत का अंदाजा इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा, तब एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली थी। 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 1.24% वोट मिले, जबकि 2015 के विधानसभा चुनाव में उसे महज 0.5% वोट ही मिले थे। जाहिर तौर पर एआईएमआईएम तेजस्वी को हराकर बीजेपी को जिताने के लिए तो ये सब नहीं कर रहा, बल्कि इस पार्टी की कोशिश ये है कि वो आरजेडी के कोर वोट बैंक यानी एमवाई समीकरण में सेंधमारी कर अपना जनाधार बढ़ा सके, और इसी बात को लेकर लालू की पार्टी परेशान है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर बिहार में शराबबंदी की समीक्षा को लेकर बहस शुरू हो गई। आरजेडी और कांग्रेस नेता शराबबंदी की समीक्षा की बात कह रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि शराब माफियाओं की वजह से इसमें संशोधन करना जरूरी है, क्योंकि माफिया कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वो शराबबंदी के पक्ष में हैं, इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। शराबबंदी निश्चित रूप से लागू होना चाहिए सख्ती से, और कोई अगर गौड़ निकालता है कोई माफिया तो उसमें बीच बीच में होता है उसका संशोधन, उस पर भी सख्ती से
तो वो सरकार विचारेगी, सरकार अपना इसमें विचार करेगी जो कहाँ, ये बात नहीं है सर, कोई अगर गड़बड़ी होती है तो सरकार को इस बात का नॉलेज होता है, तो समय समय पर उसको संशोधन भी करती है। सीएम नीतीश ने पटना सचिवालय के पास नेहरू पार्क का उद्घाटन किया और पार्क में सीएम ने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति का अनावरण किया। उद्घाटन के मौके पर पार्क को खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। सीएम नीतीश ने उद्घाटन के बाद पार्क का जायजा लिया। जानकारी दे रहे हैं आनंद अमृतराज। हमने कहा कि इसका नाम हमने कर दिया कि नेहरू पथ, नेहरू पथ सब जगह हो गया। और बाकी आप जानते हैं कि जो पटना जंक्शन के पास बगल में आप जानते ही हैं फ्लाईओवर बन गया। तो फ्लाईओवर बनने के बाद इनका ठीक नहीं लग रहा, तो वही देख करके हमने कहा कि यहीं पर तो हम लोगों का मेन जगह है सरकार का, और आजादी की लड़ाई का मामला है, इसलिए यहीं पर एक तो नेहरू पथ दे ही रहे, और यहीं पर हमने देख करके कहा था कि यहीं पर ला करके रख दिया जाएगा, तो और ज्यादा वहाँ तो कोई देख नहीं पाता। अब यहाँ पर लोग, नई पीढ़ी के लोग। तो पटना में एक और पार्क का सौगात मिला है। नेहरू पार्क का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, जो सचिवालय के ठीक सामने है और बेली रोड के बगल में। तो ये पटना में ऐसे कई पार्क बनाए गए हैं। लगातार पार्कों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे पटना शहर पार्कों का शहर भी के तौर पे भी जाना जा रहा है। और एक और पार्क का आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है और उद्घाटन के मौके पे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सचिवालय के ठीक बगल में पुनाई चक के पास ये पार्क है और ये पार्क में एक नेहरू जी की प्रतिमा भी लगाई गई है, जिसका उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। तो और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पार्क के हर तस्वीर को मुख्यमंत्री काफ़ी करीब से देख रहे हैं और जाहिर सी बात है इस पार्क के उद्घाटन के बाद कई लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी, जो सुबह सुबह में इसके अगल बगल के इलाकों में रहते हैं, वो यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथ मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद हैं और एक एक तस्वीर देख रहे हैं। जाहिर सी बात है अब पटना के कई मोहल्लों में पार्कों के निर्माण के बाद लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिली है और खासकर जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। और उसी के तहत इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पटना के सचिवालय के निकट नेहरू पार्क का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त पहुंचे हुए हैं और इस वक्त जायजा ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पटना वासियों को एक और तोहफा, और वो तोहफा है नेहरू पार्क का, जिसका उद्घाटन अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। राष्ट्रपति पर टीएमसी नेता की अपमानजनक टिप्पणी पर सीएम नीतीश ने एतराज जताया। सीएम ने कहा कि इस तरह का बयान देना गलत है, लोग किस तरीके से ऐसी बात कर सकते हैं। एक मंत्री ने राष्ट्रपति के लिए अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया और कहा कि उनकी शक्ल ठीक नहीं है, मैं नहीं देखना चाहता। गलत बात है। देश में कोई राष्ट्रपति बनेंगे और उन पर कुछ बोलना तो ये आश्चर्य की बात है, कैसे कोई बोल सकता है, इसलिए हमको नहीं पता है, तो बहुत गलत बात। बिहार पुलिस के मुखिया यानी मौजूदा डीजीपी एसके सिंघल अगले महीने रिटायर हो रहे हैं और ऐसे में सवाल है कि बिहार का अगला डीजीपी कौन होगा। पुलिस महकमे में इसकी खूब चर्चा हो रही है और चर्चा में कई नाम सामने हैं। कौन होगा बिहार पुलिस का नया मुखिया? सरकार किस आईपीएस अधिकारी पर जताएगी भरोसा? बिहार के डीजीपी के रेस में कई नाम। बिहार के नए डीजीपी को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मौजूदा डीजीपी एसके सिंघल अगले महीने दिसंबर की 19 तारीख को रिटायर हो जाएंगे। इसे लेकर राज्य सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को बिहार कैडर के डीजीपी रैंक के अफसरों के नाम का पैनल भी भेज दिया है और यूपीएससी इसी लिस्ट से 3 अफसरों का नाम भेजेगी, जिसके बाद राज्य सरकार इन्हीं 3 नामों में से एक को नए डीजीपी के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर देगी। फिलहाल बिहार में मौजूदा डीजीपी एसके सिंघल के अलावा डीजी रैंक में कुल 11 आईपीएस अधिकारी हैं। ऐसे में अब ये जानना जरूरी है कि बिहार के नए डीजीपी के रेस में कौन कौन है। पहला नाम शीलवर्धन सिंह है, जो 1986 बैच के आईपीएस हैं और 31 अगस्त 2023 में रिटायर होंगे।
इसके बाद ए रंजन का नाम भी रेस में है, जो 1987 बैच के आईपीएस हैं और 28 फरवरी 2023 को रिटायर होंगे। तीसरे नंबर पर अरविंद पांडे का नाम आ रहा है, जो 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इनका सेवा काल 30 जून 2023 को खत्म होगा। हालांकि अरविंद पांडे ने अपनी तरफ से डीजीपी के पद पर पोस्टिंग नहीं किए जाने की इच्छा जता दी है। अगला नाम मनमोहन सिंह का है। ये भी 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और 31 जुलाई 2023 को सेवानिवृत्त होंगे। डीजीपी के रेस में आलोक राज का नाम भी है, जो 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और इनका सेवा काल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। रेस में 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी आरिस भट्टी का नाम भी है, जो 30 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। बिहार में डीजी होमगार्ड का जिम्मा संभाल रही 1990 बैच की आईपीएस अधिकारी शोभा ओहोतकर के नाम की भी चर्चा है, जो 2026 में रिटायर होंगी। वहीं 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी और पुलिस भवन निर्माण निगम में मौजूदा डीजी विनय कुमार भी रेस में हैं। विनय कुमार 30 सितंबर 2025 को रिटायर हो रहे हैं। इसके अलावा प्रवीण वशिष्ठ के नाम की भी चर्चा है, जो 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और ये 31 मई 2026 को रिटायर होंगे। प्रीता वर्मा भी बिहार के डीजी के रेस में हैं। ये भी 1991 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं, जो 30 जून 2028 में रिटायर होंगी। और इस रेस में अगला नाम 1992 बैच के आईपीएस अमरेंद्र कुमार अंबेडकर का भी है, जो 31 जुलाई 2025 को रिटायर होंगे। कुल मिलाकर ये जल्द तय हो जाएगा कि बिहार पुलिस का नया मुखिया कौन होगा, लेकिन इस नए मुखिया के लिए चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। अभी थोड़ा सा लुंज पुंज टाइप का बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई है और जब से शराबबंदी इंट्रोड्यूस हुआ है तो पुलिस का कार्य भार बहुत बढ़ गया है और पुलिस वाले जो खास करके लोअर स्टेटा के पदाधिकारी और कर्मी हैं, उन लोगों की ज़्यादा एनर्जी उसी में लग रही है। इसके कारण क्राइम वगैरह काफ़ी बढ़ जाता है। इधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी मानती है कि बेहतर कानून व्यवस्था नीतीश कुमार की सबसे बड़ी यूएसपी रही है। जेडीयू का कहना है कि बिहार में डीजीपी का पद कभी भी नीतीश कुमार के कार्यकाल में विवादों से अलग रहा है। यह एक रूटीन प्रक्रिया है। एक समय अवधि के बाद लोग रिटायर होते हैं, नए लोगों की नियुक्ति होती है, पूरा प्रोसेस हर कोई जानता ही है। तो हर चीज में या सिलेक्शन में सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी कि ऐसे अफसर बहाल हो, ऐसे अफसर आए जो क्राइम पर और क्रिमिनल्स पर अच्छी लगाम लगा सके। खैर, अब सबको उस अधिसूचना का इंतजार है जिसमें बिहार के नए डीजीपी का नाम दर्ज होगा और ये नाम किसका होगा, फिलहाल इसकी चर्चा तो बिहार में होती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। इधर मुंगेर में एक बार फिर पुलिस ने भारी संख्या में हथियार के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 30 अर्धनिर्मित पिस्टल, एक निर्मित पिस्टल और 30 बैरल के साथ 1,34,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इन दोनों तस्करों के पास से एक स्कॉर्पियो और एक बाइक जब्त की है। मुंगेर पुलिस को यह सफलता कासिम बाजार थाना क्षेत्र में मिली, जब एक सूचना के आधार पर पुलिस ने 5 नंबर गुमटी के पास छापेमारी की, जहां से हथियार के बाद पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र में रवि तांती के घर छापेमारी की, जहां से हथियार बरामद किया गया। पटना विमेंस कॉलेज में एनुअल फंक्शन की धूम है। फंक्शन में लड़कियां साड़ी पहनकर झूमती दिखीं। कार्यक्रम स्थल के अलावा पूरे कैंपस में जमकर ठुमके लगाए गए। छात्राओं का अंदाज देखने वाला था। जायजा लिया विनीता मिश्रा ने।
वुमेन्स कॉलेज में एनुअल फंक्शन के दौरान जो गर्ल्स हैं उनके अलग अलग रंग यहाँ नजर आ रहे हैं। एनुअल फंक्शन में विरासत का चयन किया गया है, यानी PWC मिस PWC का यहाँ चयन हुआ है और उस मौके पर जो गर्ल्स हैं वो नाचती झूमती नजर आ रही हैं और सारे गर्ल्स के जो आप परिधान है वो देख सकते हैं, साड़ियों में है और फुल टू मस्ती में ये जो गर्ल्स है वो नजर आ रही है। गाने बज रहे हैं, डीजे फ्लोर पे गर्ल्स नाच रही है और डीजे फ्लोर के साथ साथ जो बाहर का ग्राउंड है वहाँ भी लड़कियों की मस्ती नजर आ रही है। We are enjoying a lot because today विरासत डे एंड कॉलेज डे। साल में एक ही बार मौका मिलता है इस तरीके से? हाँ, साल में एक ही बार मौका मिलता है और वी आर सेमेस्टर फर्स्ट स्टूडेंट, सो वी आर मोस्टली एंजॉयिंग दिस मोमेंट। बिल्कुल, और पूरा ग्रुप है, पूरी टोली है यहाँ पे। ये देखिए किस तरीके से अपने ग्रुप में मिला के और गाने कोई भी बजे अपने गाने पे ये लोग नाच रही है, झूम रही है और पूरा जो यह माहौल है वो खुशियों से भरा हुआ नजर आ रहा है। क्या नाम है? माय नेम इज शुजा। कैसा लग रहा है डांस करने में? बहुत अच्छा लग रहा है। अपने ग्रुप के साथ मस्ती करने का कम मौका मुझे बहुत रेयरली मिलता है, लेकिन अब कॉलेज में भी बहुत मजा। आज कुछ मौका छोड़ना नहीं, आज कुछ मौका छोड़ना। एंजॉय। तो यहाँ जी बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली बार मतलब हम लोग को फर्स्ट सेम है, हम लोग को पता नहीं था कि इतना ग्रैंड होगा। अगली बार से तैयारी करके आना। हाँ, अगली बार से साड़ी पहन करके जरूर आएंगे। बिल्कुल, और कोई जो सूट में आए हैं उनको इस बात का मलाल है, तो अगली बार से जो बाकी लड़कियां जो देख रहे हैं आप नाच रही हैं, झूम रही हैं और पूरे वेल ड्रेस के साथ यहाँ पहुंची हैं, जिनको मलाल है कि वो साड़ी नहीं पहनी, अगले साल वो साड़ी पहन के आएंगी। और जो मस्ती है PWC की पूरा दूर दूर तक आपको नजर आएगा। जितनी गर्ल्स है इस कॉलेज की सभी आज इंडियन परिधान में है, नाच रही है, झूम रही है। डीजे पे गाने कुछ भी बजे, जो इन्हें गाने पसंद है वो गाने एक साथ मिलकर गा रही है, नाच रही है और आज का दिन पूरी तरीके से एंजॉय कर रही हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।